हेलो एवरीवन। सीबीएसई एनसीईआरटी सिविक्स चैप्टर नंबर 2 10th क्लास का ये आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें फेडरलिज्म के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। व्हाट इज़ ए फेडरलिज्म, ये इम्पोर्टेंट नोट्स हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो बोर्ड में बार बार आते हैं, वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इट इज़ ए बेटर एंड easy way to understand the chapter। तो स्टार्ट करते हैं। There are two types of government in all over the world। पूरी दुनिया में दो तरह की गवर्नमेंट होती है। एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट और दूसरी होती है फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट में एग्जाम्पल भी दे रखे हैं अलग अलग कंट्री का और क्या फंक्शंस उसके वो भी दे रखे हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट कैसी होती है, उसमें गवर्नमेंट का एक लेवल होता है, गवर्नमेंट एट वन लेवल, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इसमें कोई स्टेट और लोकल गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं होती। यानी पूरी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है और गवर्नमेंट का केवल एक लेवल वहाँ पे होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही सभी रूल बनाकर आगे पास करती है जो वहाँ पर स्टेट में या सबऑर्डिनेट एरिया में जो वहाँ पे गवर्नमेंट काम कर रही है। ठीक है, ये होता है यूनिटरी में, यानी सारी पावर यूनियन के पास रहेगी, सेंटर के पास रहेगी, इसीलिए इसको यूनिटरी गवर्नमेंट भी कहते हैं। आगे पास करेगी वो रूल बना के और गवर्नमेंट फॉर्म करवा के। ठीक है, ये है फेडरल गवर्नमेंट। इसका एग्जांपल इंडिया है, बेल्जियम है। ठीक है, तो इसमें क्या है फेडरल में, फेडरल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट एट 2 लेवल और मोर, यहाँ पर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है, जैसे कि इंडिया में है। यहाँ पर 3rd लेवल है गवर्नमेंट के, 3 टायर है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायत वगैरह है, सरपंच वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 लेवल्स गवर्नमेंट के हैं इंडिया के अंदर, एग्जाम्पल इसका। इसमें क्या फंक्शंस है, इसमें मेन फंक्शन ये है कि सेंट्रल पावर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंटायर कंट्री के लिए, पूरे देश के लिए काम करती है। उसका एरिया जो है पावर का वो पूरे देश है, पूरी कंट्री में उसकी पावर यूज होती है, अप्लाई होती है। पूरी कंट्री के लिए वो रूल बनाएगी, पॉलिसी बनाएगी और पूरी कंट्री ही सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। सिटीजन जिनके राइट टू वोट जिनके पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट के काम करेगी, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर अप्लाई होती है लगभग। और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन अपने अपने स्टेट में होता है और स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग से पावर है, क्योंकि पावर को इसमें डिवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। तो ये सेकंड लेवल है। सेकंड लेवल में स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट लेवल के काम करेगी, जहाँ पर स्टेट के खुद के इंटरेस्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, लुक इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लोकल एडमिन के लिए काम करती है। थर्ड पॉइंट इसमें ये है, हैज़ पावर टू इट्स ऑन फॉर इट आंसरेबल टू द सेंटर। सेंट्रल गवर्नमेंट केवल इसकी जो है पावर पूरे ऑल इंडिया में होती है और साथ में जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल होती है, जो वहाँ पे मिनिस्ट्री है या पार्लियामेंट है उसके लिए आंसरेबल है। और जो लोकल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने अपने स्टेट में पावरफुल होती है। नेक्स्ट जो है इसमें एग्जाम्पल दे रखा है अलग अलग। देखिए, ये है फेडरल गवर्नमेंट के एग्जाम्पल है। इंडिया में फेडरलिज्म है, बेल्जियम में है, साउथ अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, रशिया में है। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज जहाँ पर फेडरल सिस्टम बनाया गया है, अडोप्ट किया गया है। इवन पाकिस्तान में भी है अगर गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो। और ये है यूनिटरी गवर्नमेंट, यूके में है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के अंदर, इटली में, पुर्तगाल में। यूके में क्या होता है, केवल एक गवर्नमेंट है, उसके ऊपर एक किंग और क्वीन का रूल होता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट बिल पास करके वही स्टेट लेवल पर जो है रूल फॉलो किए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं। ये सिस्टम है यूके के अंदर। अब है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म किसे कहा जाएगा, क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या खास बात होती है, तब हम उसको फेडरलिज्म कहेंगे। देखिए, इसमें है मेन चीज़ 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जहाँ पर लेवल गवर्नमेंट के अलग अलग होते हैं, 2 और मोर होते हैं, 2 है कहीं पर 3 है, जैसे इंडिया में 3 है, तो उसको बोलेंगे फेडरलिज्म। ये ज़रूरी होता है क्योंकि लेवल अलग अलग होंगे, मोर लेवल होंगे 2 से,
तभी उसको फेडरल कहा जाएगा, पावर को शेयर किया जाएगा अलग अलग तरीके से, क्योंकि पावर शेयरिंग करना ही फेडरलिज्म कहलाता है। ईच लेवल हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन। देखो, अगर पावर को डिवाइड कर दिया तो वो सेंटर और स्टेट में, लोकल गवर्नमेंट में डिवाइड कर दी जाएगी पावर। इसके बाद उनका एरिया भी अपना अपना जो लिमिट है, पावर एंड लिमिट दोनों के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, मेंशन किया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। थर्ड पॉइंट है ये। तो जो है जुरिडिक्शन कहता है एरिया ऑफ पावर, जहाँ पर पावर अप्लाई होती है वो उसकी अपनी अपनी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पावर है पूरे इंडिया में, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अपनी स्टेट में है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट की जो है दिल्ली की बाउंड्री के अंदर ही उसकी पावर यूज होती है, अप्लाई होती है। हरियाणा की हरियाणा में, पंजाब की पंजाब में, यूपी की यूपी में। इस तरह से जो है अपने अपने एरिया में पावर यूज होती है, अप्लाई होती है। इसको बोलते हैं जुरिडिक्शन। नेक्स्ट है जुरिडिक्शन स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में स्पेशल क्लियर मेंशन कर रखा है लिमिट्स एंड पावर को, यानी कि कौन सा एरिया किसका है ये पहले से ही लिखा हुआ है, रिटनेबल है, रिटन कर रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सभी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर डिस्प्यूट हो जाए कि मेरी पावर ज़्यादा, मेरी पावर ज़्यादा, इसके बाद जो है रोल किसका होगा वो देखिए इसमें है, कोर्ट्स करेगी इसके बाद फैसला, अगर ऐसा डिस्प्यूट हो जाता है तो। फोर्थ पॉइंट में क्या है, चेंजेस इन द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ ऑफ गवर्नमेंट। अगर इस फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ चेंज करना चाहे तो वो अकेले चेंज नहीं कर सकती, यानी जो पावर शेयरिंग की गई है उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट पावर चेंज नहीं कर सकती। साथ में जो सेकंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स की भी कंसेंट और परमिशन लेनी पड़ती है, ये पॉइंट ये कह रहा है, ठीक है। यानी अकेले अमेंडमेंट नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन के इस फेस में। आगे है कोर्ट्स। अगर डिस्प्यूट हो जाता है पावर के मामले में, लिमिट के मामले में, तो कोर्ट्स एक्ट करेगी एज एन एम्पायर। जैसे क्रिकेट में एम्पायर होता है, गेम में एम्पायर होता है, तो फैसला करता है दो टीम के बीच में। ऐसे ही अगर सेंटर और स्टेट में या फिर दो स्टेट्स में डिस्प्यूट हो जाए पावर और लिमिट्स के लिए, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इसका डिसीजन करती है। तो ये जो फैसला करने वाली कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी है, ठीक है। इफ एनी डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। पावर को डिवाइड कर दिया, अलग गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, उसका एरिया डिफाइन हो गया, जुरिडिक्शन हो गया, लेकिन उसका रेवेन्यू भी होना चाहिए। वो काम कैसे करेगी, उसके पास जब तक अपने खुद का पैसा नहीं होगा तो, ठीक है। इसलिए उसको टैक्स सिस्टम में कुछ दे रखा है कि आपका इतना हिस्सा रहेगा टैक्स में। इसलिए जो है रेवेन्यू सिस्टम अलग से दे रखा है स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि ये टैक्स स्टेट लगाएगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट में से भी स्टेट को कुछ रेवेन्यू मिलता है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल एटोनॉमी कहते हैं इस चीज़ को। एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन रेवेन्यू टू लुक आफ्टर इट्स वेलफेयर। अपने स्टेट में वेलफेयर की पॉलिसी बनाने के लिए, काम करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, पब्लिक का भला करने के लिए सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जरूरी होता है। तो स्टेट के पास भी दिया गया है, अलग से सेपरेट है इसका, ठीक है। आगे है ड्यूल ऑब्जेक्टिव। दो तरह के इसके ऑब्जेक्टिव है, विशेषताएं हैं। वो कौन सी है, प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री। फेडरलिज्म से यूनिटी ऑफ द कंट्री प्रमोट होती है, इसको बढ़ावा मिलता है, इंक्रीज होती है, क्योंकि सभी लोग जब इकट्ठे रहेंगे, उनकी पावर अलग अलग लिखी हुई है ऑलरेडी, तो किसी बात का कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। सभी लोग अकोमोडेशन करेंगे, कोऑपरेट करेंगे और ट्रस्ट करेंगे एक दूसरे पे। इसलिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से भी लिखा हुआ है और इसीलिए जो है कंट्री में यूनिटी बनी रहती है। दूसरा क्या है, अकोमोडिंग रीजनल डाइवर्सिटी। रीजनल डाइवर्सिटी क्या होती है, यहाँ पर मल्टी कल्चर है, मल्टी रीजन है, अलग अलग एरिया है, पूरा बहुत बड़ा इंडिया पार्ट है, उसकी 28 स्टेट है, यूटी भी है, सब में अलग अलग लैंग्वेज है, कल्चर है, रिलीजन है, ठीक है। तो उन सब में अकोमोडेशन करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए, यूनिटी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसलिए डाइवर्सिटी को यूनिटी में कन्वर्ट किया गया है यहाँ पे फेडरलिज्म के द्वारा। जब पावर शेयर कर दी, सबके पास इक्वल राइट हैं, इक्वल पावर दे दी सबको, तो क्या हो गया वहाँ पे फिर डिस्प्यूट नहीं होते, ध्यान रखना, ठीक है। डिस्प्यूट वहीं होंगे जहाँ पर इग्नोर किया जाता है। अगला पॉइंट है इसमें, वो ये है टू रूट थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड।
किस तरह से फेडरेशन को बनाया गया है या बनाया जाता है, दो तरीके हैं इसके, टू टाइप्स की होती हैं। एक होता है कमिंग टुगेदर और सेकंड जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अगर क्वेश्चन आता है टू टाइप्स ऑफ फेडरेशन कौन कौन से होते हैं, तो अपने आंसर लिखना है कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में क्या होता है, जो स्टेट्स हैं, कंट्री की जो अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे इंडिया में 28 स्टेट हैं, ऐसे ही जो है अलग अलग कंट्री में अलग अलग स्टेट होती हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल देंगे हम यूएसए का, वहाँ पे कमिंग टुगेदर है, इसलिए वहाँ का देंगे हम, ठीक है। इंडिपेंडेंट स्टेट कम टुगेदर टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। यहाँ पर क्या है कि सभी स्टेट मिलकर अपने इच्छा से एक बिगर यूनिट यानी कि एक कंट्री का निर्माण करती है, फॉर्मेशन करती है, फॉर्म ए बिगर यूनिट, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है यूएसए। वहाँ पर 13 अलग अलग स्टेट्स हैं, उन सब ने अपने आप इकट्ठे हो गए एक कंट्री का निर्माण किया, यूएसए बोला गया, इसलिए उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट कहते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट है वो, बहुत सारे स्टेट मिलकर यूनियन बना रखी उन्होंने, ठीक है। सेकंड है पूल देयर सॉलिडिटी रिटेन देयर आइडेंटिटी इंक्रीजिंग सिक्योरिटी। इस पॉइंट का क्या फ़ायदा हुआ, अगर कमिंग टुगेदर में आएंगे, अपने आप आएंगे, अपने इच्छा से स्टेट शामिल होंगे यूनियन में, तो उसमें क्या होता है कि जो उनकी आइडेंटिटी है और जो उनकी सिक्योरिटी है, जो वह है सिक्योरिटी उनकी जो है बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है, और जो उनकी सॉलिडिटी और आइडेंटिटी है वो मिक्स हो जाती है, ठीक है। ये इसमें पॉइंट है। एग्जाम्पल है इसका यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। सेकंड है यहाँ पर होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, बिल्कुल इजी है ये, होल्ड करना, यानी कि जो अलग अलग स्टेट है उनको यूनिटी बनाने के लिए होल्ड किया गया, वो अपने आप नहीं आ रही थी बल्कि उनको होल्ड करके बुलाया गया है, ठीक है। होल्ड करना यानी कि इसका एग्जांपल इंडिया है। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, लगभग यहाँ पर 565 स्टेट्स थी अलग अलग, यानी कि इतनी तो वहाँ पर किंग और क्वीन, राजा, नवाब, ऐसे लोग वहाँ पे इस्टेब्लिश थे। इसके अलावा कुछ स्टेट्स भी थी वहाँ पे अपनी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आ गई थी। तो सभी स्टेट्स को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन इंडिया ने करके दिखाया, और सभी स्टेट जो है इंडिया में होल्ड हो गई, इकट्ठी हो गई, और इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स बन गया, ठीक है। चलिए, लार्ज कंट्री है जैसे इंडिया है, डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट। बड़ी कंट्री में डिसाइड किया जाता है कि पावर को डिवाइड कर लें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ऐसा ही हमने किया, इसी को फेडरेशन भी कहते हैं। और होल्डिंग टुगेदर इसी को बोला जाता है कि अपनी इच्छा से नहीं आए बल्कि हमने करना पड़ा ऐसा। कुछ स्टेट जो है उनकी इच्छा नहीं थी इंडियन में मिलने की, जैसे कि हैदराबाद थी और मणिपुर वगैरह थी, जूनागढ़ था गुजरात के अंदर, लेकिन बाद में पब्लिक उनकी खुश थी इंडिया में शामिल होकर, क्योंकि किंग अलग से राज चाहता था, अलग से रूल करना चाहता था, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा पावरफुल होती है, ध्यान रखना। स्टेट के पास कम पावर होती है, लोकल गवर्नमेंट के पास और भी कम होती है। सबसे ज़्यादा पावर इसमें जो है फेडरलिज्म में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर, क्योंकि उसने ऑल इंडिया की यूनिटी बना के रखनी है, ऑल इंडिया के लिए काम करना है, डिफेंस उसके पास है, फॉरेन अफेयर उसके पास है, इसीलिए जो है उसके पास ज़्यादा पावर होनी ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल होना ज़रूरी होता है फेडरेशन में। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल इंडिया, बेल्जियम, स्पेन है। आगे है ये जो 3 अलग अलग लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, 3 लिस्ट बोलते हैं इसको, 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। जो पावर है रूल बनाने की, लेजिस्लेट करने की, कानून बनाने की, वो क्या है 3 लिस्ट बना रखी है अलग अलग से, ताकि डिस्प्यूट ना हो, ठीक है। ये सेंटर और स्टेट में सब्जेक्ट को डिवाइड कर रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन सब्जेक्ट पर रूल बनाएगा, पावर बनाएगा, पॉलिसी बनाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट इन पे बनाएगा, ठीक है। दोनों के बीच में 3 तरह की लिस्ट है। ये हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया सिस्टम, वहाँ पे था ये, ठीक है। देखिए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसमें स्टेट एंड सेंटर दोनों की पावर होती है, दोनों रूल बना सकती है। यूनियन लिस्ट में केवल यूनियन गवर्नमेंट ही पावरफुल होती है, वही इसमें क्या करेगी, लॉ बनाएगी। स्टेट में स्टेट बनाएगी, लेकिन कॉन्करेंट में स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों मिलकर बना सकती है, ठीक है। अगर डिस्प्यूट होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादा पावर चलेगी यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और क्या खास बात है देख लो। यूनियन लिस्ट में है सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इंटरेस्ट,
जो नेशनल लेवल के इम्पोर्टेंस के इंटरेस्ट हैं, टॉपिक के सब्जेक्ट है, वो सभी जो है यूनियन लिस्ट में है। क्यों? नीड ए यूनिफॉर्म पॉलिसी थ्रू आउट में कंट्री, पूरी कंट्री में यूनिटी बनाने के लिए, यूनिफॉर्मेशन बनाने के लिए, एक करने के लिए ऐसा ज़रूरी होता है। इसीलिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये टॉपिक है। कौन कौन से? यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ, इनके ऊपर केवल यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल बना सकती है, लॉ बना सकती है। इसमें रेलवे है, ये रहा, ये दिखा रखा है, नीचे है एक और देखो रेलवे के बाद यहाँ पे है, ये दिखा रखा है यहाँ पे आर्मी, डिफेंस वगैरह जो है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट में, यूनियन गवर्नमेंट में आएंगे, ठीक है, उसके लिस्ट में आते हैं। तो यहाँ पे कई लिस्ट तो आप जैसे कि आर्मी हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, डिफेंस हो गया, ठीक है, यहाँ पे फॉरेन अफेयर हो गया, आपका बैंकिंग सिस्टम हो गया, करेंसी हो गई, सारा सिस्टम जो है यूनियन गवर्नमेंट का होता है। क्योंकि सभी कंट्री में, पूरी कंट्री में एक जैसी करेंसी होनी चाहिए, एक आर्मी होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये इसको दे रखा है। स्टेट लिस्ट जिसपे केवल स्टेट लॉ बना सकता है और जो स्टेट लेवल के इश्यू होते हैं, टॉपिक होते हैं, ठीक है, इसमें जो है पुलिस आएगी। पुलिस क्योंकि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो पुलिस की रिक्वायरमेंट रहती है, तो पुलिस इसके अंडर में रहेगी। एग्रीकल्चर रहेगा स्टेट के अंडर में, इरिगेशन रहेगा स्टेट के अंडर में रहेगा, ठीक है। फॉरेस्ट वगैरह जो है यहाँ पे जो है कॉन्करेंट लिस्ट देख लो एक बार। कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि इकट्ठी दोनों की, दोनों इसमें लगा सकते हैं, रूल बना सकते हैं। सब्जेक्ट ऑफ कॉमन बोथ सेंट्रल एंड स्टेट, दोनों के लिए बराबर है, कॉमन है, इसमें दोनों लॉ बना सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इन ए कॉन्फ्लिक्ट यूनियन गवर्नमेंट लॉ विल प्रिवेल, इसकी चलेगी, यानी कि फाइनल पावर जो है यूनियन गवर्नमेंट की यहाँ पे चलेगी अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है। इसमें एजुकेशन होता है, ठीक है, अगर एजुकेशन के मामले में देख लो, कई जगह स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल भी हैं और कई जगह सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल भी होते हैं उसी स्टेट में, ठीक है ना। जैसे कि मिलिट्री आर्मी के स्कूल हैं, नवोदय स्कूल हैं, सैनिक स्कूल हैं, ठीक है, ये सारे स्कूल जो हैं, KVS वगैरह है, केंद्रीय विद्यालय, ये सभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं और साथ में उसी स्टेट में स्टेट के भी होते हैं। तो यहाँ पे मैरिज भी है कॉन्करेंट लिस्ट में, मैरिज ऐसा इश्यू जिस पे दोनों के पास पावर है। इसके अलावा देखिए एक और दे रखा है सब्जेक्ट, वो है रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। ये क्या होता है देखिए, इसको नोट कर लो, ये वाला, ये सभी जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं नोट्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में से बनेंगे और बोर्ड में एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये पहले आया चुका है 2 मार्क्स में, व्हाट इज रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। देखिए जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था और पूरे इंडिया में लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट किया गया था 1950 में, उस टाइम पे कुछ सब्जेक्ट नहीं थे, जैसे कि सोशल मीडिया है देख लो, उस टाइम पे फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, ट्विटर नहीं था, साइबर क्राइम नहीं था, कंप्यूटर्स नहीं थे, ठीक है। तो उस टाइम ये सब्जेक्ट नहीं थे, इसलिए किसी भी लिस्ट में नहीं डाले गए। लेकिन आज ये सारे सब्जेक्ट हैं तो इसको बोलेंगे रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। जो किसी भी लिस्ट में नहीं है वो सारे रेजिड्यूरी सब्जेक्ट में आएंगे और इनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करेगी, पॉलिसी बनाएगी और लॉ बनाएगी। इसका एग्जाम्पल है कंप्यूटर, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया, ये सब आप इसमें लिख सकते हो कंप्यूटर से रिलेटेड। सब्जेक्ट दैट डोंट फॉल एनी लिस्ट, किसी भी लिस्ट में नहीं है जो सब्जेक्ट, उनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। ये होता है रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आगे भी आएगा, ध्यान रखना। आगे है इंडिया में कैसे प्रैक्टिस किया गया है फेडरलिज्म को, यानी इंडिया ने कैसे फेडरलिज्म को अपनाया, क्या क्या तरीका अपना रखा है फेडरलिज्म को अपनाने के लिए, कैसे पावर शेयर की। देखिए एक तो हमने लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बनाई, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, इसको बोलते हैं लैंग्विस्टिक स्टेट्स। ऐसी कौन सी स्टेट है जो लैंग्वेज के बेस पर बनाई गई है, ठीक है, भाषा के आधार पे। पहले जो स्टेट बनी थी वो आंध्र प्रदेश थी। 1956 में आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से अलग किया गया ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि तमिलनाडु की लैंग्वेज अलग थी, वो चेन्नई का पार्ट था, और आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज जो है वो वहाँ पे तेलुगु थी। तो दोनों ने लैंग्वेज के बेस पे अलग अलग किया। इसके बाद महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ, महाराष्ट्र लैंग्वेज अलग है, मराठी, गुजरात की गुजराती है। पंजाब में पंजाबी कल्चर अलग है,
ठीक है। तो देखो आगे एग्जांपल है, सम स्टेट ऐसी बनाई गई, पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव इन द सेम स्टेट, एक स्टेट में रहने वाले लोग एक लैंग्वेज बोलते हो, ऐसी स्टेट बनाई गई। सेकंड बनाई गई हमने टाइप्स की, वो है बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंस बेस्ड ऑन कल्चर, कल्चर के बेस पे हमने कई स्टेट जो है वो भी बनाई है, ठीक है। ज्योग्राफी बेस पे बनाई है और एथनिसिटी बनाई है। एथनिक क्या होता है, अलग अलग जो है वहाँ पे रेस होती है, उनके बेस पे ज्योग्राफिकल एरिया उनका अलग होता है, जैसे कि उत्तराखंड अलग था, यूपी अलग था, दोनों को अलग अलग कर दिया एज ए ज्योग्राफिकल बेस। ऐसे ही कल्चर बेस पे पंजाब जो है वो अलग कर दिया, उनका कल्चर अलग था। नॉर्थ ईस्ट की कंट्री है बहुत सारी जो असम से अलग हुई, वो कल्चर के बेस पे और रेस के बेस पे अलग हुई थी, ठीक है, ज्योग्राफिकली भी अलग हुई थी। ऐसे ही जो है स्टेट वो है कंट्री में यूनिटी बना के रखती है, क्योंकि अगर एक स्टेट में अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अगर उनमें डिस्प्यूट हो गया तो मुश्किल हो सकती है, इसीलिए उनकी अलग स्टेट बना के, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है ईजी हो जाएगा, मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है कि कंट्री जो है यूनाइट बनी रहेगी, उनमें डिस्प्यूट नहीं होते छोटे स्टेट्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि उनका कल्चर अलग अलग हो गया, लैंग्वेज अलग अलग होगी, वो अपने एरिया में इजीली काम कर सकते हैं। तो दो तरह से जो है इनको बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं क्योंकि दो रीजन है इसके फ़ायदे भी हैं। एक है लैंग्वेज पॉलिसी, इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी बड़ी फ्लेक्सिबल है, इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी फ्लेक्सिबल है क्योंकि इंडिया इज़ ए मल्टी लैंग्वेज कंट्री, बहुत सारी लैंग्वेज है यहाँ पर, ठीक है, हर स्टेट में अलग अलग बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, ठीक है। तो डिड नॉट गिव स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज, किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई। द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज इज एग्रीड। देखिए हमारे जो है ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों है, इसके अलावा स्टेट्स को ये छूट दी गई है कि जो स्टेट है, जैसे कि अलग अलग लैंग्वेज वाली स्टेट है, पंजाब है, पंजाबी वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, वो अपने स्टेट की लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, ये उनको छूट दे रखी है। फ्लेक्सिबल सिस्टम अपनाया गया ताकि फेडरेशन बना रहे, यूनिटी बने रहे, ठीक है ना। कोई डिमांड करे इससे पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा पॉलिसी बना दी है वाले, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट में, और स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट की लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया है, यहाँ पे एग्री किया गया है। तो बड़ा इजी यहाँ पे टॉपिक है, ये आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा आराम से। सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे रहता है फेडरेशन में, दोनों जो है सेंटर और स्टेट आपस में ट्रस्ट करती हैं, रिस्पेक्ट करती हैं और पावर को शेयरिंग करती है, यही इनका रिलेशन है, शेयरिंग एंड रिस्पेक्टिंग एंड ट्रस्ट ईच अदर, ओके। इसमें नेक्स्ट देख लो क्या है, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म की जाती है वो बताना है। यहाँ पे दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक होती है सिंगल पार्टी गवर्नमेंट और एक होती है कोलिशन गवर्नमेंट। सिंगल पार्टी में एक पार्टी गवर्नमेंट होती है, एक पार्टी ही गवर्नमेंट फॉर्म करती है, ठीक है। जैसे यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट है, दिल्ली में केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट है, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट वहाँ पे है, उनको क्लियर मेजोरिटी मिल चुकी है। लेकिन अगर किसी एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिले, बहुमत ना मिले एक पार्टी को, तो क्या करेंगे, बहुत सारी पार्टी मिलके, दो या दो से अधिक पार्टी मिलके कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, अपना गठबंधन बनाएंगी, पॉलिसी बनाएंगी और कॉमन प्रोग्राम बनाएंगी, ठीक है। तो कोलिशन गवर्नमेंट क्या है, एक गवर्नमेंट फॉर्म टुगेदर विद 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टी, 2 या मोर यानी अधिक पार्टी जो है मिलके बनाएगी, उसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। इसका एग्जांपल है सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी बड़ी पार्टी है, लेकिन साथ में जो है उसके बहुत सारी पार्टी इन्वॉल्व हैं गवर्नमेंट में, ठीक है। जैसे कि वहाँ पर जो है अकाली दल है, ठीक है, जेडीयू है, बहुत सारी पार्टीज है, पहले शिवसेना भी थी, तो बहुत सारी पार्टीज मिलके फॉर्म किया गया एनडीए, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना रखा है एनडीए, उसमें बीजेपी बड़ी पार्टी है, उसी की गवर्नमेंट है ये अभी भी। हालांकि बीजेपी की अकेली का भी मेजोरिटी आ चुकी है, लेकिन फिर भी सभी पार्टियों को साथ में रखा गया है। ये है देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए अलायंस बनाया गया है, कोलिशन बनाया गया है। यहाँ पे 4 पार्टी देखी, पार्टी ए बी सी डी, ये सभी नेशनल पार्टी है, इन्होंने मिलके गवर्नमेंट फॉर्म की है सेंटर में। ऐसा होता है कोलिशन गवर्नमेंट का फार्मूला। इसके अलावा है डिसेंट्रलाइजेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, देखिए एक होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन, डी लग गया डी ई।
डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, यानी कि जो पावर है उसको डिवाइड कर दिया गया, शेयर कर दिया गया, डिसेंट्रलाइज कर दिया गया अलग अलग लेवल पर, ठीक है। पंचायती राज लेवल बना के उसको पावर दे दी गई, सेंटर और स्टेट से पावर लेके लोकल गवर्नमेंट को दे दी गई, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। पावर टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड decentralization. In India, there are three types of level of government: central, state, and local government. Region for decentralization in India. भारत में क्यों बनाया गया, क्या रीजन है इसका? देखिए रीजन है अलग अलग। एक तो है बहुत बड़ी कंट्री है इंडिया, इसीलिए बनाया गया। पावर जो है सेंटर की दूर तक नहीं पहुंच पाती पॉलिसी, इसलिए पॉलिसी और पावर का जो है यूज करने के लिए इसको डिवाइड कर दिया गया सेंटर, स्टेट और लोकल में। थ्री लेवल बनाए गए गवर्नमेंट के, इसको बोलते हैं थ्री लेवल गवर्नमेंट या थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया थर्ड को, पहले टू थे केवल। ओरिजिनली जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में केवल दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट थे, सेंट्रल और स्टेट। बाद में 1992 में लोकल गवर्नमेंट को भी फॉर्म किया गया। पंचायतें पहले भी हुआ करती, हजारों साल से इंडिया में है, लेकिन वो उसका इलेक्शन जो है एवरी 5 ईयर रेगुलर नहीं हुआ करता। पहले अनरेगुलर थी वो चीज़ें, अब रेगुलर हो गई। और साथ में इसके पॉइंट्स नीचे आएंगे वो देख लेंगे। लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड इश्यूज, बड़े प्रॉब्लम्स थी, बड़े एरिया में थी। लोकल पीपल्स बेटर नॉलेज लोकल प्रॉब्लम, लोकल लोगों को पता होती है लोकल प्रॉब्लम्स क्या होती है, इसलिए ये है ऐसा किया गया। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट जो है वो उसमें लोकल गवर्नमेंट बनाई जाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी का रूल है पावर शेयरिंग करना। 92 में अमेंडमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया, संविधान में चेंजेस हुए, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट डाला गया, उसको जो है डिसेंट्रल कहा जाता है कि पंचायती राज को पावर दी गई, लोकल गवर्नमेंट को, सरपंच को पावर दी गई। नेक्स्ट है थर्ड टायर मोर पावरफुल, जो है कैसे बनाया गया, क्या इसमें स्टेप उठाए गए वो देख लो। स्टेप टेकन, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है हर बार टोटली। ये क्वेश्चन हर बार बोर्ड में एग्जाम में आता है, इसको अच्छे से समझ लो। स्टेप टेकन टू मेक थर्ड टायर मोर पावरफुल। थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट जो है यानी पंचायती राज को पावरफुल बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप इंडियन गवर्नमेंट ने उठाए वो ध्यान रखने। यहाँ पे क्या क्या थे, रेगुलर इलेक्शन करवाए आफ्टर 5 ईयर्स, रिजर्वेशन दी गई किसको, SC, ST और OBC को, यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस को छुट्टी दी गई कि आप लोग यहाँ पे सरपंच बनोगे 5 साल के लिए, ठीक है। ऐसे वुमेन को भी रिजर्वेशन दी गई कि वुमेन को है 1/3 यानी कितना हो गया 33% इसमें पंचायती राज में दी गई है रिजर्वेशन। ये केवल वुमेन को इतनी रिजर्वेशन केवल लोकल गवर्नमेंट में है, MLA और MP की सीटों पर नहीं है, ध्यान रखना। वहाँ केवल 10% और 12 ही है, केवल 1/3 पोजीशन केवल यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट में दे रखी है और कहीं दे रखी, ध्यान रखना। केवल सरपंच बन सकती है, वार्ड बन सकती है, मेंबर बन सकती है, मेयर बन सकती है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंट्रोल इलेक्शन, पंचायत के इलेक्शन करवाने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है सेपरेटली अलग से, और MLA MP का इलेक्शन इंडियन इलेक्शन कमीशन कराता है, ठीक है, अलग से, ध्यान रखना। और रेवेन्यू भी अलग अलग है। स्टेट गवर्नमेंट टू पावर शेयर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को पावर दी गई है, रेवेन्यू भी दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये 5 पॉइंट 6 पॉइंट ध्यान से देख लो, 5 मार्क्स आपके पक्के रहेंगे, हर बार क्वेश्चन आता है, आपकी बार भी आएगा। फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट कैसे फॉर्मेशन किया गया वो देख लो एक बार। ग्रुप ऑफ ईच पंचायत, या तो हर पंचायत में है, हर गांव में सरपंच है, या ग्रुप ऑफ विलेजेस है, कई ग्रुप मिलके, यानी कि 2 गांव 3 गांव मिलके सरपंच बनाते हैं, पंचायत बनाते हैं। पंचायत का हेड सरपंच होता है, ठीक है, डायरेक्टली पीपल उसको चूज करते हैं। वर्क अंडर सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा के जो वोटर हैं गांव के वो होते हैं ग्राम सभा, और वही इसकी सुपरविजन करते हैं। भाई मेरी गली क्यों नहीं बनाई, सरपंच से पूछ लेंगे गांव वाले, ठीक है, क्योंकि छोटा सा गांव होता है, सरपंच का घर सबको पता है, उसके पकड़ में होता है वो, अगर नहीं काम करेगा तो करवा लेती है ग्राम पंचायत, उनके पास वोट का राइट होता है। मीट ट्विस्ट अप्रूव द बजट ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत का जो बजट पास करने के लिए साल में 2-3 बार इकट्ठे होना जरूरी होता है। पंचायती राज जो है गांव का लेवल वो ऐसा है, देखो पंचायती राज सिस्टम का 3 सिस्टम है, 3 तरह की वोटिंग होती है गाँव के अंदर।
एक गांव के सरपंच की, एक ब्लॉक लेवल की पंचायत समिति की, और एक होती है जिला परिषद की डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। 3 तरह की वोटिंग एक साथ होती है पंचायती राज में। गांव में सरपंच बनेगा, ग्राम सभा जो है गांव के वोट डालेंगे, विलेज लेवल पर होता है ये, एक गांव में या 2 गांव में जो है मिलजुल के सरपंच बनता है, ठीक है। ग्राम सभा वोट करेगी, पूरा गांव वोट करता है, इसके प्रधान को सरपंच कहते हैं। सेकंड है ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल में क्या होता है, कई गांव मिलकर, मैनी ब्लॉक्स यानी मैनी विलेजेस मेक ए ब्लॉक लेवल। यानी ब्लॉक कैसे बनता है, बहुत सारे गांव मिलकर ब्लॉक बनाते हैं, और बहुत सारे ब्लॉक मिलकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद बनाते हैं। ध्यान रखना, इसको बोलेंगे पंचायत समिति। इसका हेड होता है पंचायत समिति का अध्यक्ष या फिर ब्लॉक समिति का अध्यक्ष होता है, ठीक है। हल्का भी बोलते हैं इसको, हल्के अलग अलग होते हैं अपने अपने, ठीक है। इसमें जो है इलेक्टेड बाय पंचायत मेंबर ऑफ दैट एरिया, उस एरिया के पंचायत मेंबर के द्वारा ये जो है इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ब्लॉक पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा, बीडीओ या फिर चेयरमैन बोलते हैं इसको। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है फोन्ड बाय इलेक्टेड मेंबर के द्वारा ये इलेक्ट किए जाएंगे। साथ में जो है लोकसभा और का एमपी और एमएलए जो है उस एरिया का इसके मेंबर होते हैं। साथ में डीसी जो है आपका डिप्टी कमिश्नर ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो भी इसमें मीटिंग में शामिल होता है, ठीक है। और जिला परिषद का चेयरमैन भी वही होता है, लगभग वही अध्यक्ष होता है, ठीक है। चलिए, ये है आपका 3 लेवल ऑफ विलेज पंचायतें। ये होगा शहरों में। देखो अब अर्बन लेवल पर लोकल गवर्नमेंट कैसे होती है, यानी लोकल गवर्नमेंट 2 टाइप की होती है, एक पंचायत लेवल पे, एक अर्बन लेवल पे। अर्बन में 2 तरह की होती है लोकल गवर्नमेंट। कैसी, एक तो छोटे सिटीज़ के लिए, टाउन्स के लिए, एक बिग सिटीज़ के लिए। ध्यान रखना, जो टाउन्स है, स्मॉल टाउन्स, उनके लिए म्यूनसिपैलिटीज़ होता है, इसका हेड होता है चेयरमैन। और जो बिग सिटीज़ हैं, दिल्ली है जैसे कि वो गुड़गांव, फरीदाबाद वगैरह है, ठीक है, और उनमें होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। इसमें जो है मेयर हेड होता है। ध्यान रखना, लोकल गवर्नमेंट में स्मॉल टाउन एंड बिग सिटीज़ के लिए अलग अलग लोकल गवर्नमेंट बनाई गई हैं। ये कुछ क्वेश्चन है 3 मार्क्स के। इसमें मैंने पहले ही बता दिया आपको, एक होती है कमिंग टुगेदर, एक होती है होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट का ये यहाँ पे क्वेश्चन था, फेडरलिज्म का ये भी ऊपर आ चुका है, ये भी ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। और ये भी हमने अर्बन का अभी किया है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाला, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के मेन फीचर्स कौन कौन से हैं, 5-6 पॉइंट दे रखे हैं मैंने, 7 पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं। ये पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, 2000 इस इलेक्शन, इसमें क्या नाम है आपका जो एग्जाम हुआ था 20 वाला, इसमें ये आ चुका है आपका 1920 वाले में बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ये 7 आपके जो है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म है, इनको ध्यान से कर लो, ये सभी जो है, ठीक है। बट 2 और मोर टायर सिस्टम होगा यहाँ पे, उनका जो है अलग अलग लेवल पर अलग पावर, उनका जुडिशन लिमिट्स और पावर जो है संविधान में लिख रखी है, प्रोविजन डाल रखे हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट है यहाँ पे अलग अलग, इनको आप नोट कर सकते हो। और ये है क्वेश्चन रेजिडुअल सब्जेक्ट का, हमने ऑलरेडी कर चुके हैं इसको भी। देन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं ऊपर करवाया है मैंने, वही है ये वाला 5 मार्क्स का आता है, ये ऊपर मेंशन हो चुका है, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन जो है लगभग हमने डिस्कस कर लिए। ये एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन इसी में आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चन हैं। ओके, आज के लिए इतने काफ़ी है। थैंक यू, अच्छे से करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। थैंक यू।